नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के अंदर, इस बार यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सब लोगों ने सुना होगा आई थिंक। और अगर मैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो हमारा आर्टिकल 44, ठीक है, सब लोगों को ध्यान है। कहां पर है आर्टिकल 44? डीपीएसपी के अंदर। ये भी आई थिंक सब लोगों को ध्यान होगा। डीपीएसपी कौन से पार्ट के अंदर है? पार्ट 4 के अंदर। ये भी आप लोगों को ध्यान होगा। कहां से कहां तक आर्टिकल आते हैं डीपीएसपी में? आर्टिकल 36 से 51 तक के आर्टिकल बेसिकली आपको डीपीएसपी में देखने को मिलेंगे। दैट इज द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मुद्दा आता है, जब डीपीएसपी ने लिख कर दिया है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि ये स्टेट ट्राई करेगा धीरे धीरे कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आपके मैरिज से रिलेटेड लॉज है, आपके डाइवोर्स से रिलेटेड लॉज है, आपके इनहेरिटेंस से रिलेटेड लॉज है, वो सभी के लिए सेम हो। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लॉ अलग चल रहा है, क्रिश्चियन लॉ अलग चल रहा है, हिंदू वाला लॉ अलग चल रहा है। तो ये यूसीसी बिल जो न्यूज में आया, पहले तो इसका रेफरेंस देख लेते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा एक इंपॉर्टेंट बेसिकली असेंबली थी जिसने बेसिकली यूसीसी बिल पास किया, और पास करने के बाद जब इसको प्रेसिडेंट की अनुमति के लिए रेफर किया गया, ध्यान रखना बिल स्टेट का था बट इसको किसके लिए रेफर किया गया? प्रेसिडेंट के लिए। जब प्रेसिडेंट साहिबा ने इसके लिए स्वीकृति दे दी तो फाइनली उत्तराखंड इंडिया का पहला राज्य बन गया, क्योंकि गोवा में तो वो लॉ पहले से ही था। गोवा की विधानसभा ने पास नहीं किया था। ध्यान से सुनना है मेरे वर्ड्स को। गोवा के अंदर तो जो पोर्चुगीज लॉ चल रहा था या पोर्चुगीज कोड चल रहा था उसी को डायरेक्टली अडॉप्ट कर लिया गया था 1961 के अंदर। गोवा की असेंबली या गोवा की विधानसभा ने अलग से बेसिकली कोई एक्ट पास नहीं किया था। लेकिन ये पहली बार है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर जब किसी स्टेट के द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई कर दिया गया है। मतलब बेसिकली इसका बिल पास हो चुका है और फाइनली प्रेसिडेंट को रेफर किया गया और प्रेसिडेंट साहब ने स्वीकृति भी इसके लिए दे दी है। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन मैंने बनाया था, क्वेश्चन सिंबल ही था इसका। तो क्वेश्चन इसका जस्ट एक बार देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। इसमें स्टेटमेंट नहीं दिए थे, मैंने डायरेक्टली लिखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट असेंबलीज हैज पास्ड द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024 which seeks to govern and regulate the laws related to marriage, divorce, succession, even ध्यान रखना लिव इन रिलेशनशिप्स भी है। यहाँ पर कई बार आ जाएगा ना लिव इन रिलेशनशिप्स वगैरह सब कुछ है। उसके अलावा इनहेरिटेंस से रिलेटेड मुद्दे, तो ध्यान रखना यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। लेकिन अब इसके मुद्दे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सवाल और यहाँ से बन सकते हैं। तो पहला तो मैंने बताया कि असेंबली पहली है उत्तराखंड। गोवा की असेंबली ने पास नहीं किया था। गोवा के अंदर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहले अपन बोलते थे ना कि गोवा भारत का पहला राज्य है जहां पर बेसिकली यूसीसी लागू हुआ या यूसीसी अभी भी चलता है, बट वो पोर्चुगीज के टाइम से ही चलता आ रहा है। वहां की विधानसभा ने पास नहीं किया। चलिए अब वन बाय वन इसके सारे पहलू देख लेते हैं ताकि ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाए कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के लिए बन सकते हैं। ठीक है, चलिए पहली चीज तो उत्तराखंड वाला हो गया कि इस यहाँ पर मुद्दा यह था कि प्रेसिडेंट साहिबा ने इसको अप्रूवल दे दिया है। जो उत्तराखंड का बिल था, ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बेसिकली आप लोगों को देख यहाँ पर स्क्रीन पर भी विजिबल है। नाउ द सेकंड चीज, आप इसको बेसिकली कहां कहां से जोड़ सकते हो, ये सब लोगों को पता चल गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर क्या होगा। जो अभी अलग कोड चलता है, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, क्रिश्चियन अलग है, अब सारी के लिए क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म कोड आ जाएगा। मतलब मैरिज से रिलेटेड मामले हो, डाइवोर्स से रिलेटेड हो, सक्सेशन हो, इनहेरिटेंस हो, लिव इन रिलेशनशिप्स हो, सबके लिए सिंगल कानून होगा। ऐसा नहीं हिंदू कोड अलग चलेगा, मुस्लिम कोड अलग चलेगा, ऐसा नहीं होगा यूसीसी कोड अप्लाई होने के बाद। तो इंडिया में आप लोग देख रहे हो काफी टाइम से डिबेट चली रही है कि बेसिकली यूसीसी लाया जाना चाहिए, बट अभी तक इंडिया में नहीं आया है। तो ये सारे मुद्दे यहां पर लिख दिए, चाहे मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये सब कुछ बेसिकली आर्टिकल 44 के अंदर गवर्न होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, और ये बेसिकली सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे वो कोई से भी रिलीजन का हो, कोई भी उसका वो हो। पहली चीज। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं कि इन्होंने क्या किया है। जो स्पेशली आप लोगों ने देखा होगा इस्लाम के अंदर जो प्रैक्टिसेस थी, जैसे आपने निकाह हलाला का नाम सुना होगा, ट्रिपल तलाक तो ऑलरेडी बेसिकली अपन कानून बना के भी खत्म कर चुके हैं। तो इन्होंने पर्टिकुलरली अपने एक्ट में लिख दिया है कि ये जो आपका लॉ है ये पॉलीगेमी मतलब बेसिकली मल्टीपल मैरिज होगी, निकाह हलाला हो गया, इद्दत हो गया एंड चाइल्ड मैरिज हो गया। इन सभी प्रैक्टिसेस को इस एक्ट के तहत बैन कर दिया गया है। तो जस्ट ध्यान में रखना। ठीक है, उसके अलावा ये बेसिकली जेंडर इक्वालिटी को भी प्रायोरिटाइज कर रहा है। क्यों? बेसिकली जैसे कि अपन बात कर रहे हैं ना, अभी आप लोगों ने देखा था जया जेटली कमेटी के नाम सुना होगा। तो बेसिकली अपन ये बात कर रहे हैं कि लड़कों के लिए शादी की एज कितनी है? 21। तो लड़कियों की भी 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी जानी चाहिए? 21।
तो उस मुद्दे पे भी बेसिकली इसने डिस्कशन किया है, दैट इज रिलेटेड टू आपका जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक और चीज यहां पर, अभी तक बेसिकली जो मुस्लिम वुमन होती थी ना, उसको इनहेरिटेंस में इतना बेनिफिट नहीं होता था, लेकिन इस लॉ के तहत देखो ध्यान से पढ़ना, मुस्लिम वुमन आर एंटिसिपेटेड टू रिसीव एन इक्वल शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। अभी तक केवल और केवल 25% शेयर ही मिलता था उनको मुस्लिम पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग। मतलब बेसिकली जैसे अपना होता ना आजकल कि अगर एक फैमिली के अंदर मैं बात करता हूं, एक पिताजी के, एक मतलब पेरेंट्स के अगर 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, तो बेसिकली कितने शेयर होंगे आपकी प्रॉपर्टी के? 4 भागों में। 2 बेटियों को भी इक्वल प्रॉपर्टी मिलेगी जितनी 2 बेटों को मिलेगी। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर ऐसा नहीं था, केवल और केवल 25% शेयर ही मिलता था। किसको? गर्ल्स को। तो अब इसके आने से बेसिकली क्या होगा? सभी को इक्वल शेयर। तो इसको क्या बोलेंगे? जेंडर इक्वालिटी। चाहे लड़का हो या लड़की हो, प्रॉपर्टी में हिस्सा हो, सेम मिलेगा। सारे के सारे लॉज क्या होंगे? सिमिलर एप्लीकेबल होंगे। तो जस्ट ध्यान में रख सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं है, जस्ट इस बिल के अकॉर्डिंग कि किन किन मुद्दों पर डिस्कस किया गया। ठीक है, ये ध्यान रख लेना जस्ट। ठीक है, उसके अलावा बेसिकली यहां पर हाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं, लॉ कमीशन को भी इससे जोड़ा जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो हमारा 21st लॉ कमीशन था, उन्होंने बोला था कि यूसीसी की हमें अभी कोई नीड ही नहीं है। मैं जस्ट आपको व्यू दिखाता हूं, तो बहुत सारे चेंजेस है। 21 क्या बोलता है, 22 क्या बोलता है, तो आपको जस्ट यहां पर ध्यान रखना है। आप लोगों के सामने में यहां पर दिखा देता हूं कि जो 21st लॉ कमीशन था, देखो 21st लॉ कमीशन ने बोला था, ये स्टेटमेंट क्लियर है कि उन्होंने बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नाइदर नेसेसरी है नॉर डिजायरेबल है एट दिस स्टेज पे। ये मेरे व्यू नहीं है, भारत का जो लॉ कमीशन है, 21वां लॉ कमीशन है, 22 वाले ने थोड़े से अपने व्यूज चेंज कर दिए, बट 21st लॉ कमीशन ने बोला था इस स्टेज पे हमें यूसीसी न तो नेसेसरी है और नहीं डिजायरेबल है। ये उनके व्यू थे। तो कई बार आ जाए अकॉर्डिंग टू 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया यूसीसी इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल, ऐसा उन्होंने बोला था। तो हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा बोला था। अगर एक स्टेटमेंट आपके एग्जाम में बनकर आ जाए तो बेसिकली आप सही कर सकते हो। इतना सा बेसिकली आपको ध्यान रखना है। लेकिन 22nd लॉ कमीशन अब बेसिकली इस पर चर्चा कर रहा है कि यूसीसी आना चाहिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स यहां पर आप लोग देख सकते हो। तो 21st का एक जनरली व्यू आप लोगों को ध्यान रखना है लॉ कमीशन के बारे में। आई होप यहां तक क्लियर होगा सब लोगों को। 22nd में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 22nd में इसके बारे में काफी सारी चर्चाएं देखने को मिल रही है। 22nd लॉ कमीशन जो यहां पर देखो, 22nd लॉ कमीशन जो बनाया गया है, इनको इसकी चेयरमैनशिप कर रहे हैं जो फॉर्मर कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ऋतुराज अवस्थी जी। तो वो बेसिकली इसको एक पब्लिक इश्यू मानते हुए इस पे कई सारे पहलुओं पे डिस्कशन कर रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 22nd लॉ कमीशन की। उन्होंने व्यूज मांगे हैं काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन से, एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच अपना रहे हैं। मतलब 22nd लॉ कमीशन क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से भी मांग रहा है, पब्लिक से भी मांग रहा है, अदर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से भी उनके व्यूज मांग रहा है और डिस्कशन कर रहा है कि यूसीसी लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो ये उनकी अध्यक्षता में बना गया है। और इसके अंदर बेसिकली अगर आप लोग देखते हो कि इस मैटर को, जो मैंने आप लोगों को बोला है, इस मैटर को 22nd जो लॉ कमीशन है वो सारे एंगल से देख रहा है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये बेसिकली इसके लिए लिखा हुआ है कि अभी वर्तमान में क्या है। वर्तमान में मैंने आप लोगों को बोला प्रेजेंट टाइम पे जो हिंदूज है, हिंदूज के अंदर सिख भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, बुद्धिस्ट भी आ जाते हैं, इनके लिए सिंगल लॉ चलता है। उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम लॉ अलग चलता है, क्रिश्चियन वाला लॉ आपका अलग चलता है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट आपको मिलेंगे। हिंदूज के अंदर सिख, जैन, बुद्धिस्ट आ जाते हैं, मुस्लिम का अलग चलेगा और क्रिश्चियंस का अलग चलेगा। जब ये एक साथ आ जाएगा तो सारे के सारे लॉ कोडिफाई होकर सिंगल यूनिफॉर्म सिविल कोड का बन जाएगा। तो यहां से आपको फटाफट से बता देता हूं क्या क्या आर्टिकल 44 से रिलेट करना है, डीपीएसपी से रिलेट करना है। सेकंड चीज ध्यान रखना है, उत्तराखंड पहली विधानसभा बनी है जिसने यूसीसी का बिल पास किया है, उस बिल को राष्ट्रपति जी से मंजूरी भी मिल गई है। तीसरी चीज, उस बिल के अंदर काफी सारी जो पॉलीगेमी थी, निकाह हलाला थी, जो आपकी प्रोसेसेस थी, ट्रिपल तलाक वगैरह, उसको बैन कर दिया गया है। जेंडर इक्वालिटी पे फोकस कर रहा है कि जो शेयर बेसिकली लड़कों को मिल रहा है वो लड़कियों को भी मिलना चाहिए, दैट इज आपका जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है। पांचवी चीज, जो 21 लॉ कमीशन था उसने बोला था यूसीसी हमें नहीं चाहिए, इस स्टेज पे नेसेसरी है, डिजायरेबल है। फिर बेसिकली 22nd लॉ कमीशन बना, वो इस पे मल्टी स्टेक होल्डर डिस्कशन कर रहा है कि किस तरह से यूसीसी को बेसिकली लाया जाए। क्योंकि सरकार क्या बोल रही है, ये हम नहीं बोल रहे, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है।
कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 बोल रहे हैं ना कि स्टेट शेल एंडेवियर, कि स्टेट को ट्राई करता रहना चाहिए कि फटाफट से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। तो दैट्स वाई ये सारे के सारे डिस्कशंस आप लोग ध्यान में रख सकते हो। आई होप इससे आपका यूसीसी वाला क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। बाकी जस्ट एक बार बेसिकली आप इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि यूसीसी लाओगे तो हमारा जो 5th शेड्यूल है 6th शेड्यूल है, क्योंकि ट्राइबल्स पे अप्लाई नहीं होगा ना, उत्तराखंड के अंदर भी ध्यान रखना यूसीसी वाला जो पार्ट है वो ट्राइबल पे अप्लाई नहीं होगा। जो आपके जनरली 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल वाले एरियाज आते हैं ना, वहां पे यूसीसी अप्लाई नहीं होगा। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। एक स्टेटमेंट यहाँ से भी बन सकता है, ध्यान रखना कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देखो 200 से ज्यादा ट्राइब्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिनके अपने खुद के कस्टम से, अपने खुद के रिचुअल्स से, अपनी खुद की बेसिकली अलग अलग बेसिकली उनका लिटरेचर, बहुत सारी चीजें। तो ध्यान रखना कि आपको फिर तो उनका भी कोडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइबल्स के तो सारे कस्टम्स ही अलग होते हैं। चाहे आप मैरिज का ले लीजिए, चाहे एडॉप्शन का ले लीजिए। कई सारी ट्राइब्स तो ऐसी भी जो मैट्रिलिनियल ट्राइब है, जहां पर तो बेसिकली फीमेल के नाम से ही सारा वंश चलता है। तो ये एक मुद्दा था बेसिकली। तो ध्यान रखना उत्तराखंड के अंदर भी ट्राइबल्स पे आपका यूसीसी कोड अप्लाई नहीं होगा। और अगर ये इंडिया के अंदर लाया भी जाता है तो भी ये 6th शेड्यूल एरियाज पे तो नहीं लगने वाला। 6th शेड्यूल के अंदर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो एरियाज है, उसके अलावा 5th शेड्यूल के अंदर जो ट्राइबल एरियाज है, आई थिंक वहां पर तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस है जो आप लगा सकते हो, वो भी मैंने यहां पर लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, यहां तक आई थिंक सारा क्लियर होगा। तो सेकंड टॉपिक यूसीसी से रिलेटेड सवाल आप लोग सब लोग कर पाएंगे जो प्रीलिम्स में बनेंगे। चाहे थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत पड़े, इजीली लगा पाएंगे सब लोग। एक बार मुझे बता दीजिए यहां तक क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। और बेसिकली वीडियो खत्म होने के बाद भी अगर कोई लोग बाद में देखते हैं, कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं उस डाउट को बेसिकली डेफिनेटली आप लोगों के लिए एड्रेस कर दूंगा। और मैंने आप लोगों को बोल ही दिया, सम्यक आईएएस यूट्यूब चैनल, सम्यक आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर नोट्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। चलिए, आई थिंक क्लियर है यहां तक सब लोगों को। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। यूसीसी वाला पार्ट आपका क्लियर है, ठीक है। गोवा का मैंने आपको बता दिया कि गोवा का जो है वो पोर्चुगीज सिविल कोड के तहत गवर्न होता है। वहां की असेंबली ने कोई लॉ पास नहीं किया था। तो स्टेटमेंट आ जाए कि उत्तराखंड इज द फर्स्ट असेंबली ऑफ इंडिया टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। सही होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि कहां पर किस स्टेट में पहले अप्लाई हो रहा था। गोवा में पहले अप्लाई हो रहा था। जो पोर्चुगीज वाला कोड था वो बेसिकली 1961 से ही बेसिकली उनका एज इट इज था। जो पोर्चुगीज छोड़ के गए थे उसी को गोवा ने एज इट इज बेसिकली फॉलो कर लिया। तो पोर्चुगीज के टाइम पे यूसीसी था, तो गोवा के अंदर ऑटोमेटिकली यूसीसी आ गया। इज इट क्लियर?